आज मैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करता हूँ। मॉलिक्यूलर मास लास्ट टाइम में जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास सबसे पहले एटम के मास को, एटम और एटम के मास को ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास मिलता है। हम कहते हैं सम ऑफ दीज द मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम हो उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि नाइट्रोजन है, ये एटम है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 14U यूनिफाइड मास, और 14 ग्राम पर मोल भी इसे कह सकते हैं, मतलब 14 ग्राम पर मोल में है ये आपका, तो ये एटॉमिक मास है। लेकिन अगर इसी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते तो नाइट्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास को निकालेंगे तो 14 इंटू 2 कर दीजिए, 28U और 28 ग्राम पर मोल आएगा। इसी तरह से मैंने ऑक्सीजन का भी मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। U जो बताता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए बताता है, बट जो ग्राम पर मोल बताता है वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता है। अब बात आता है कि हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना कैसे है। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे हमने H2SO4 निकालने के लिए आपको प्रोसेस होता है कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, दो लिया, और एटॉमिक मास कितना होता है 1 मल्टीप्लाई किया 1 से। फिर सल्फर कितना है, 1 है, सल्फर का कितना लिखेंगे 32 लिखेंगे। ऑक्सीजन कितना है 4 है, 4 इंटू 16 करेंगे। और अब देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 2 कर देंगे, फिर प्लस 32 करेंगे, फिर 16 हो जा कर देंगे और जो आएगा टोटल ऐड कर देंगे तो ये 98 आएगा। इसी तरह से HCl का, हाइड्रोजन का 1 होता है, एक का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी आएगा, और क्लोरीन का 35.5 होता है तो 1 और 35.5 16.5 आ गया। इसी तरह से HNO3 का आप देख लीजिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन 3 एटम है और 1 का 16 होता है, 63 आ जाएगा। NaOH का मैंने ऐसे निकाला। इसी तरह से हमने कुछ दिए हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ग्लूकोज कर दिया है, यूरिया कर दिया है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। अगर आपको किसी भी एटम के एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो आपको सबसे पहले आइसोटोप्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए और किस आइसोटोप का परसेंटेज नेचर में कितना होता है ये जानना। इसके लिए मैंने एक फार्मूला दिया, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू अबाउंडेंस परसेंटेज इन नेचर, अबाउंडेंस परसेंटेज इन नेचर इनटू आइसोटोप फर्स्ट मास से प्लस अबाउंडेंस नेचर इन सेकंड नेचर, अबाउंडेंस नेचर परसेंटेज इन नेचर इनटू आइसोटोप ऑफ सेकंड मास अपॉन 100। अब जैसे हमें कार्बन का निकालना है, कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं 3, एक का है 99% पाया जाता है, एक पाया जाता है 0.89% जिसे हम अप्रॉक्सीमेट 1 मान लेंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा पाया जाता है 0.21%। अब जरा ध्यान से देखिए, पहला वाला हमने क्या लिखा, अबाउंडेंस परसेंटेज नेचर तो 99% है, इनटू मल्टीप्लाई किससे किया, आइसोटोप एटॉमिक मास से 12 से कर दिया। दूसरे का दिया है, दूसरे का 13 होता है एटॉमिक मास और मल्टीप्लाई 1 से कर दिया, अप्रॉक्सीमेट 1 मान के अपॉन 100 किया 12.01। ये हमारा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन आ जाता है। इसी तरह से अगर आप सिल्वर में देखना चाहें तो 107 होता है, ये पाया जाता है नेचर में 51.86%, सिल्वर 109 पाया जाता है 48.14%। अगर हम इसका निकालेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर 51.86 into 107, 51.86 into 107 प्लस 48.14 into 109 अपॉन 100 करेंगे और आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 108 आता है। तो बच्चों आज की वीडियो में बस यहाँ तक, अगले वीडियो में हम फिर आपको आगे का पॉइंट देंगे। धन्यवाद बच्चों।